नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं अमोला शील शुक्ला आपके साथ। अब आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर से रूबरू करवा देते तो बढ़ते खबरों की ओर पहली खबर बताते हैं। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर किसानों को बधाई दी। वहीं एमएसपी बढ़ाने पर भी जोर दिया है। दूसरी तरफ किसान संगठन लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर सरकार को घेर रहे हैं। जहां पीएम किसानों की आय दुगना करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं किसान संगठन महापंचायत कर सरकार पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 साल पूरे हो गए। पीएम किसान निधि योजना के 2 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई ट्वीट किए और साथ ही कहा कि हमारी सरकार किसानों की आय दुगना करने के हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम किसान निधि से करोड़ों किसान भाई बहनों के जीवन में आए बदलाव से हमें उनके लिए और अधिक काम करने की प्रेरणा मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पीएम किसान निधि की लॉन्चिंग को आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। अन्नदाताओं के कल्याण को समर्पित इस योजना से करोड़ों किसान भाई बहनों के जीवन में जो बदलाव आए हैं, उससे हमें उनके लिए और अधिक काम करने की प्रेरणा मिली है। उन्होंने आगे लिखा कि अन्नदाताओं के जीवन को आसान बनाने और उनकी आय दोगुनी करने का जो संकल्प देश ने लिया है, उसमें पीएम किसान निधि की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हमारे किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान के भी अभिन्न अंग बन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नए कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठन राकेश टिकैत की अगुवाई में लगातार महापंचायत हो रही है। किसान नेता सरकार से कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जहां सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, वहीं किसान संगठन सरकार पर किसानों को लूटने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें, किसान आंदोलन का मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी रंग में चढ़ रहा है। कल किसानों के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मथुरा में महापंचायत की थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला था। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आज प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना के 2 साल पूरे हो गए। इस मौके पर आज नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर किसानों को बधाई दिया है कि आज 2 साल पूरे हुए हैं। इसी के साथ ही हमारे साथ बीके यानी भारतीय किसान यूनियन से आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आलोक जी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके सम्मान निधि योजना के 2 साल पूरे होने पर आप ही लोगों को बधाई दी है, क्या कुछ कहना है? भाई बधाई हमको तो मिली नहीं, उन्होंने ट्वीट किया। हम तो ट्विटर चलाते नहीं क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पे इंटरनेट तो खत्म कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था फोन करेंगे, उन्होंने फोन नहीं किया। अब बधाई दे रहे हैं तो ये हमें बधाई स्वीकार नहीं है। बधाई तब स्वीकार होगी जब प्रधानमंत्री जी किसानों के बीच में आवे और उनसे कहें कि आपकी जो मांग है कि ये तीनों कृषि कानून वापस हो रहे हैं, एमएसपी पर हम गारंटीड कानून बना रहे हैं, किसान तब उनकी बधाई स्वीकार करेगा। अच्छा, आप लोग बधाई स्वीकार उस वक्त करेंगे जब ये बिल अपना वापस लेंगे, लेकिन इस पर नरेंद्र मोदी ने लगातार आपसे बात करने की बात तो कह रहे हैं। तो बात हो कहां रही? कह तो रहे, बात हो कहां रही? उन्होंने कहा था फोन करेंगे, फोन भी नहीं किया, कोई बैठक के लिए तारीख भी नहीं दी। तो ये सब ये तो सब लॉलीपॉप वाला है, कुछ नहीं। इसके लिए हम पूरे देश में तैयारी कर रहे हैं और आराम से जो है प्रधानमंत्री जी को एक बड़ी सरकार बना के बहुत जल्दी देंगे हम लोग। अगर आप लोग एमएसपी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और सरकार बढ़ाने की नहीं, एमएसपी को गारंटीड कानून बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं और वो सरकार एमएसपी बढ़ाने की बात कर रहा है, तो इस पे टकरार क्यों है इतना ज्यादा? बात तो एक ही है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपको बताऊं, एमएसपी सरकार चाहे 3 गुना कर दे, लेकिन जब तक किसानों को मिलेगी नहीं तब तक एमएसपी का लाभ किसान को नहीं हो सकता। आप देखिए, पंजाब और हरियाणा को छोड़ करके पंजाब और हरियाणा में किसानों को 95 से 98% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है। बाकी पूरे देश भर में, शांता कुमार जी की रिपोर्ट है
कि 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है। तो आप एमएसपी बढ़ाते जाइए, उससे क्या लेना? जब एमएसपी लोगों को मिल नहीं रही है तो उससे क्या फायदा है? हम वही तो कह रहे हैं कि पूरे देश, अगर आप कानून बना दोगे तो पूरे देश के किसानों को एमएसपी का लाभ मिलेगा। और हम तो इसी के लिए बात कर रहे हैं। सरकार पता नहीं इसमें क्यों उसको इतना परेशानी है। उसको तो एमएसपी, जब वो कह रही है कि एमएसपी था, है, रहेगा, तो हम कह रहे भाई इसको कानून बना दो, हमेशा के लिए रहेगा, कोई दिक्कत थोड़ा रहेगी। ठीक है आलोक जी, जो आप ये महापंचायत लगातार कर रहे हैं, तो क्या इससे क्या लग रहा है कि सरकार आपके सामने झुक जाएगी? अरे मैं आज सरकार झुकाने के लिए हम लोग पंचायत थोड़ा कर रहे हैं। सरकार आपकी बात मान जाएगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि पंचायत तो इसलिए हो रही है कि पूरे देश भर के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया, और आज वो हमारे खिलाफ वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो अगर वादा खिलाफी करेंगे तो इनको दबाव में तो लेना पड़ेगा। जिस प्रकार गन्ने का जूस पीने के लिए गन्ने को कोल्हू में पेरना पड़ता है, गेहूं की रोटी खाने के लिए उसको चक्की में पिसवाना पड़ता है, तब आटा बनता है, उसी प्रकार इस आंदोलन के माध्यम से हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। सरकार को तो वापस लेने पड़ेंगे। सरकार अगर आज वापस ले ले तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये आंदोलन 3 महीने और चल गया तो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने जा रही है। क्योंकि अगर हम बंगाल चले गए तो चुनाव इनकी मटिया मेट हो जाएगी पूरी। जहां जहां चुनाव होंगे वहां जाएंगे। तो आलोक वर्मा जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये जो दबाव बना रहे हैं, इससे सरकार आपकी बात मानेगी, और अगर नहीं मानती है तो अगले 3 महीने तक इसी तरीके से आप लोग आंदोलन जारी रखेंगे और आप सरकार को नुकसान 3 महीने तक नहीं, सुनिए, 3 महीने तक नहीं, मई 2024 तक भी आंदोलन चलना, तो किसान पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, तो आप मतलब पूरी तैयारी में हैं कि अगर आपकी सरकार बात नहीं मानती है तो आप मई 2024 तक इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे लगातार? ये बिल्कुल, देखो ये तो एक फसल का आंदोलन है, ये तो एक फसल का आंदोलन है। मई 2024 तक चलाने में कोई परेशानी थोड़ा भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़े थे बीकेयू से, जिन्होंने कहा कि वो लगातार इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, महापंचायतें करते रहेंगे जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती है। जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान निधि योजना के 2 साल पूरे होने के मौके पर उन्होंने किसानों को ही ट्वीट करके बधाई दिया। तो लेकिन हमारे साथ जो आलोक वर्मा जुड़ रहे थे वो साफ बता रहे हैं, वो साफ उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो मई 2024 तक भी वो इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं उठेंगे धरना प्रदर्शन के साथ। इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी, सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते खबरों की ओर आप खबर बताते हैं, गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। वहीं आज के इस मैच को कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। जहां एक ओर दर्शकों के किए मैच को लेकर रोमांच है, तो वहीं दूसरी ओर नया नवेला मोटेरा भी लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। तो आइए अपनी इस रिपोर्ट से आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास है इस मोटेरा स्टेडियम में। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। अहमदाबाद में बड़े कार्यक्रम के बीच स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के साथ खेल मंत्री भी मौजूद रहे। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल 24 फरवरी को यहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे और यही स्टेडियम नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का गवाह बना था। बता दें कि मोटेरा में अब तक 12 टेस्ट, 23 वनडे और 1 T20 मैच का आयोजन हुआ है। 12 टेस्ट मैचों में भारत को 4 में जीत, 2 में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 6 मैच ड्रॉ रहे हैं। बता दें कि मोटेरा स्टेडियम पहली बार 19
1983 में बना था, जिसे 2006 में रिनोवेट किया गया। वहीं बाद में इस स्टेडियम को 2015 में तोड़कर फिर से तैयार किया गया। 2020 में तैयार हुए इस स्टेडियम को बनाने में करीब 750 से लेकर 800 करोड़ रुपए का खर्च आया है। दरअसल मोटेरा स्टेडियम की अत्याधुनिक सुविधाएं उसे दुनिया के अन्य क्रिकेट मैदानों से अलग करती हैं। पुराने स्टेडियम में पहले 53,000 दर्शकों के बैठने की ही क्षमता थी, लेकिन अब इस नवनिर्मित स्टेडियम की क्षमता बढ़कर 1.10 लाख हो गई है। मोटेरा स्टेडियम में 76 वातानुकूलित कॉर्पोरेट बॉक्स है। अहमदाबाद का यह स्टेडियम 63 एकड़ में फैला हुआ है। मैदान में कुल 11 पिच तैयार की गई हैं, जिसमें लाल और काली मिट्टी से बनी अलग अलग पिच हैं। खिलाड़ियों के लिए खास ड्रेसिंग रूम तैयार किए गए हैं, जिसमें जिम भी है। एक साथ 4 ड्रेसिंग रूम वाला ये दुनिया का पहला स्टेडियम है। इस डे नाइट मैच की मेजबानी करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तैयार है। अब इस नए नवेले मैदान में कौन सी टीम अपनी जीत का परचम लहराती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पोर्ट डेस्क, प्राइम टीवी। यूपी के बाद अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। इस बार यहां भी सीएम ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया। इस बजट की खास बात यह है कि इसमें कोविड पैकेज का ऐलान किया गया है। इस बजट में आम जनता और किसानों के लिए क्या कुछ है, ये जानने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया। आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार बजट में स्पेशल कोविड पैकेज का भी ऐलान किया। इस पैकेज के तहत कोरोना से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद की जाएगी। यही नहीं, सीएम अशोक गहलोत ने रोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त लोन देने की भी घोषणा की और राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की भी शुरुआत की जाएगी। बजट पेश करते समय सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को जकड़ कर रख लिया था। कोरोना ने अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था, इसलिए साल के दौरान अधिक वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राइट टू हेल्थ विधेयक लाएगी और अगले साल 3,500 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू करेंगे, जिसमें हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध हो सकेगा। इसी के साथ सीएम गहलोत ने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने ऐलान किया कि सरकार अगले साल से अलग कृषि बजट पेश करेगी। राज्य में अलग अलग स्थानों पर मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा किसानों को आधुनिक सुविधा भी दी जाएगी। अगले 3 सालों में 1000 किसान सेवा केंद्रों को बनाया जाएगा। राज्य में खेती के लिए बिजली देने के लिए अलग से बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी। आगे अशोक गहलोत ने कहा कि अब मीटर से जो बिल भेजे जाते हैं वो किसानों को 2 महीने में एक बार भेज जाएंगे। 50,000 किसानों को सोलर पंप भी दिया जाएगा। अगले किसानों को सब्सिडी के लिए 16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इसी के साथ ही इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद जैन तिलक जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरविंद जैन तिलक, क्या ये जो पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया है आज राजस्थान में, क्या ये यूपी सरकार जो योगी आदित्यनाथ ने पेश किया था पेपरलेस बजट, ये उससे इंस्पायर हुए हैं?
अरविंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, हम अरविंद जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसी बीच हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आज राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत ने, वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, आज उन्होंने भी पहला अपना पेपरलेस बजट पेश किया है, जिसमें कोविड को लेकर के उन्होंने एक स्पेशल बजट पेश किया है। इस कोविड स्पेशल पैकेज का भी उन्होंने ऐलान किया और भी तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस बजट को आज पेश किया है। उन्होंने लगातार बात कही है कि हम जनता का पूरा ख्याल रखते हुए हमने इस बजट को पेश किया है। तो तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है इस पेपरलेस बजट में, और आज राजस्थान सरकार ने भी अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया है। इसी बीच तो स्पेशल कोविड पैकेज का भी इसमें ऐलान किया गया है। किसानों के लिए अशोक गहलोत सरकार ने स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। तो इसी के साथ ही हमारे साथ अरविंद जी वापस से जुड़ चुके हैं। जी अरविंद जी, मेरा पहला सवाल आपसे था कि जो आज अशोक गहलोत ने राजस्थान में पहला पेपरलेस बजट पेश किया है, ये यूपी से इंस्पायर तो नहीं हो गए, क्योंकि उन्होंने भी पेपरलेस बजट पेश किया था? देखिए, लोकतंत्र में जो अच्छी बातें हैं वो स्वीकार की जाती हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो प्रभावित हुए हों, और न भी प्रभावित हुए हों तो ये समय का तकाजा है, मांग है, और इस तरह की चीजें जो है अमल में लाई जा सकती हैं और लाई गई हैं। और हमको लगता है कि अन्य राज्य भी अगर आते हैं तो पेपरलेस बजट का अवधारणा पर आगे चलेंगे। जी, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि किसी भी बजट को जो है पैरामीटर पर 4 तत्वों से समझा जाता है कि उस बजट में जो है निजी निवेश को कितना बढ़ावा मिलने की संभावना है, सार्वजनिक व्यय क्या सरकार कर रही है, आंतरिक खपत की क्या स्थिति होगी इस बजट के बाद, और निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा क्या किया गया है। अगर चारों बिंदुओं को अगर आप देखेंगे तो उस कसौटी पर जो है यह बजट जो है 50% है। देखिए, निजी निवेश के लिए पूरे बजट में कहीं कोई जो है किसी प्रकार का प्रोत्साहन नीति नहीं लाया गया है। यानी कुल मिलाकर के अगर पर्यटन उद्योग को आप देखेंगे तो केवल जो है 500 करोड़ का बजट दिया गया है। हाँ, दूसरी तरफ जो है चूंकि आवासीय और जो कमर्शियल जो है उसको जमीन पर जो है उद्योग धंधे कल कारखाने लगे, इसके जो डीएलसी रेट में 10% की कमी कर दी गई। यानी निर्यात के स्तर पर अगर आप देखें और निवेश के स्तर पर देखें तो इसमें जो है कोई बहुत बजट जो है सराहनीय नहीं कहा जा सकता है। हाँ, सार्वजनिक व्यय जो है सरकार जो बढ़ाने की कोशिश की है ताकि जो है लोगों के हाथ में पैसा आए। चाहे वो किसानों का जो है 20 लाख किसानों का ऋण माफ करने की बात कही गई हो, तो स्वाभाविक रूप से जब ऋण माफ होंगे तो उनके हाथ में पैसा आएगा, और जो पैसा जो है कल कारखानों के जरिए जो है बाजार में आएगा, उससे उत्पादन को गतिशीलता मिलेगी। दूसरी चीज जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में जो सरकार ने हेल्थ केयर की दिशा में जो है 5 लाख चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही है, कुछ प्रीमियम पर, तो निसंदेह जो है एक बहुत बड़ी चीज है। और भारत जैसे जो एक विकसित विकासशील जो देश है वहाँ तो हेल्थ को लेकर के संवेदनशील होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों के लगभग 40% पैसा जो है हेल्थ पर ही खर्च हो जाते हैं। इस दृष्टि से सरकार की सराहना की जानी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो टोटल प्राप्तियां मैं देख रहा था तो लगभग जो है 1,47,000 करोड़ है, और जबकि व्यय जो है 1,89,000 करोड़, यानी राजकोषीय घाटा लगभग जो है 45,000 करोड़ के पास पहुंच रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार का जो है बजट जो है अनियंत्रित है। खर्च करने के लिए तो सरकार तैयार, लेकिन आय के कोई स्रोत बनते हुए नहीं दिख रहे। जी ठीक है अरविंद जी, मेरा इसी पर एक सवाल है कि ये बजट पेश करके कहीं ये कोई राजनीति साधने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि लगातार अब कई जगहों पर कांग्रेस अपना सत्ता खोती जा रही है, अपनी सरकार खोती जा रही है। बिल्कुल, देखिए, कोई भी बजट होता है तो एक जनतांत्रिक देश में जो है उसके एक राजनीतिक पहलू होता है। और आप देखिए कि जो किसानों के लिए जो इतनी स्कीमें लाई गई है, कर्ज माफी की घोषणा की गई है, या 16,000 करोड़ का जो है फसल ऋण देने की बात कही गई, इसके पीछे राजनीति है। क्योंकि देश में किसान आंदोलन चल रहा है। अक्सर भारतीय जनता पार्टी द्वारा या भाजपा के सरकार द्वारा सवाल उठाया जा रहा था कि कांग्रेस अपने शासित राज्यों में क्यों नहीं किसानों के लिए कुछ कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से गहलोत सरकार जो है किसानों को जो है दिल जीतने की कोशिश की है, और एक किस्म से जो है वो आप जो भाजपा के जो सवाल उठ रहे थे उसका जवाब देने की भी कोशिश की है। तो एक तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से भी इस बजट को देखा जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो अरविंद जैन हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने आज राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने आज बजट पेश किया है, तो उस पर तमाम बातें उन्होंने बताई कि उन्होंने टोटल 500 करोड़ का ये पूरा बजट का था।
जो पूरा पेश हुआ है उसमें कोरोना के लिए स्पेशल पैकेजेस दिए गए, किसानों को लुभाने के लिए स्पेशल पैकेजेस निकाले गए। तो इस तरीके से आज पूरा बजट पेश किया गया। इसी के साथ अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं टूल किट और सिर्फ टूल किट। इतने दिनों से ये टूल किट ही है जो सारे फसाद की जड़ बना हुआ है। इसने ही पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। सिर्फ इसी के चलते दिशा रवि जो एक पर्यावरण एक्टिविस्ट थी वो तिहाड़ जेल तक तो आई। तो इसी के साथ ही अब हम आपको इस बुलेटिन के साथ यहीं छोड़ जाते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। टूल किट एक ऐसा भंवर जिसके जाल में अगर आप फंसे तो आप सीधे पाताल लोक पहुंच जाएंगे। टूल किट वैसे तो बिगड़ों को संवारने के लिए काम आने वाला यंत्र है, लेकिन आधुनिक दुनिया में अब टूल किट एक षड्यंत्र का पिटारा हो गया जो संवारने का नहीं बल्कि बिगाड़ने का काम करता है। जैसे आज देश के नौजवान भटक रहे हैं, जजमान भटक रहे हैं और सियासतदान भी भटक रहे हैं। 26 जनवरी एक ऐसा दिन जो हम बड़े ही गौरव के साथ मनाते हैं, लेकिन बीती 26 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारे देश के गौरव को ठेस पहुंची। वो भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि ऐसी जिसने हमें और आपको एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई भी आंदोलन देश से बड़ा हो सकता है। जिस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कस्में खाई गई थीं, उसी कस्मों को 26 जनवरी के दिन आंदोलनकारियों ने पैरों तले रौंद दिया। जांच का दायरा जब बढ़ाया गया तो एक बात सामने आई कि ये सिर्फ आनन फानन में हुई हिंसा नहीं है बल्कि एक सोची समझी साजिश है, जिसकी पटकथा यहाँ नहीं बल्कि विदेश में लिखी जा रही थी। इस आंदोलन में कई बड़े नामों के खुलासे हुए। ग्रेटा थनबर्ग का नाम इस मुद्दे में सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ और उसके तार बेंगलुरु निवासी और पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि से जुड़ते हुए दिखाई दिए। जब जांच का दायरा और बढ़ाया गया तब दिशा रवि पर यह आरोप लगे कि जो टूल किट ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर की थी उसके साथ दिशा रवि ने छेड़छाड़ करके आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की। लेकिन टूल किट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। तिहाड़ जेल के डीजी ने बताया कि दिशा जेल से निकल चुकी हैं, उन्हें रिहा कर दिया गया है। बता दें कि किसान आंदोलन से जुड़े एक टूल किट मामले में दिशा रवि को 13 फरवरी को बेंगलुरु से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दिशा रवि अब राहत की सांस ले रहे हैं। अभी तक जिस देशद्रोह की तलवार उनके माथे पर झूल रही थी, अब उस तलवार से उन्हें राहत मिल गई है। जी हां, कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। टूलकिट मामले में आरोपी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने पुलिस की कहानी और दावों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस के कमजोर सबूतों के चलते एक 22 साल की लड़की जिसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उसे जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है। पुलिस रिमांड के बाद जब दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने टूल किट मामले में आरोपी दिशा रवि को कोर्ट में पेश किया, पुलिस दिशा रवि को निकिता के सामने बैठाकर पूछताछ करने के लिए 4 दिन की पुलिस रिमांड मांग रही थी। इसी बीच सेशन कोर्ट से खबर आई कि दिशा की जमानत मंजूर कर ली गई है। कोर्ट ने ऋग्वेद का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पास ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहे हैं जो किसी से न दबे और उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में साजिश साबित करना आसान नहीं। कोर्ट में क्या क्या हुआ? व्हाट्सएप ग्रुप बनाना,
टूल किट एडिट करना अपने आप में अपराध नहीं है। महज व्हाट्सएप चैट डिलीट करने से पीजेएफ संगठन से जोड़ना ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक देश में अपनी बात रखने का हर किसी को मौलिक अधिकार है। असंतोष का अधिकार दृढ़ता में निहित है। कोर्ट ने कहा कि हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी है। कोर्ट ने ऋग्वेद का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पास ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहे हैं जो किसी से न दबे और उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में साजिश साबित करना आसान नहीं।